स्वागत है आप सभी का डेली एस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम आ गए 30 कदम 2.0 में। आज हम इस टॉपिक पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। टॉपिक को देख लेते हैं, अगला टॉपिक कौन सा है हमारा। तो आज है हम लोग का संघ यानी कि यूनियन, राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन आएगा आपका, प्रधानमंत्री से संबंधित क्वेश्चन, और आपका मंत्रिपरिषद यानी कि आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देरी नहीं करते हुए सीधे ही क्वेश्चन में चलते हैं। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, राजनीतिक कार्यपालिका का संबंध है, आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का संबंध किससे है, ये चीज पूछ रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है, आपका पहला लिखा है डिविजनल कमिश्नर, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है आपका प्रेसिडेंट, तीसरा लिखा है प्राइम मिनिस्टर, चौथा तहसीलदार। तो चारों ऑप्शन में आपको दिखाई देना है कि कौन सा आपका क्या हो सकता है, राजनीतिक कार्यपालिका का रिलेशन किससे हो सकता है। तो आपको दो चीजें आपको याद रखना है। पहला चीज यहाँ पर बोला गया क्या, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का बात किया गया, और एक अगर मैं बात करूंगा एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव का बात करूंगा, यानी कि प्रशासनिक आपका कार्यपालिका का बात करूंगा, प्रशासनिक कार्यपालिका का बात करता हूँ। जब भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का अगर मैं बात करता हूं तो आपको याद रखना है प्रेसिडेंट इसी में आ जाएंगे, प्रेसिडेंट का बात आ जाएगा, पीएम का बात आ जाएगा, है ना, प्राइम मिनिस्टर का बात आ जाएगा, सीएम का बात आ जाएगा, इनके सीओएम का बात आ जाएगा, इनके सीओएम का बात आ जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बात आ जाएगा, और किसका बात आ जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बात आ जाएगा यानी कि सांसद का बात आ जाएगा, और एमएलए यानी कि विधायक का बात आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में बात आ जाएगा। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को छोड़ के बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव में अगर मैं बात करूंगा तो ब्यूरोक्रेट्स यानी कि नौकरशाहियों का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको राजनीतिक कार्यपालिका यानी कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का मैटर को देखना है। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में मैंने बताया आपका प्रेसिडेंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, दूसरा पीएम आ जाएगा यानी कि प्रधानमंत्री आ जाएगा। तो कौन सा, बाकी दोनों जो दिख रहे हैं फर्स्ट एंड फोर्थ वाले जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं वो कौन सा आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव में आ जाएंगे, यानी कि ये क्या है, नौकरशाह है, ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो इसका आंसर आपको दिखाई दे रहा है राजनीतिक कार्यपालिका का। तो आपका आंसर आ जाएगा आपका इसमें 2 और 3। अगर कहीं पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है बी है, इसका आंसर दिख रहा है आपका ओनली 2 और 3 इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम, अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है बोलता है आपका, द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट बोलता है। कौन सा इनकरेक्ट बोलता है, तो उधर आपके आर्टिकल्स दिए हुए हैं और इधर आपके दिए हुए आपके उसके प्रोविजंस क्या क्या चीज हैं या प्रावधान क्या क्या चीजें हैं, इसके बारे में डिस्कस किया है। तो ये पूरे आर्टिकल्स किससे रिलेटेड है, तो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरे आर्टिकल किससे रिलेटेड है, आपका प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति से संबंधित है। तो राष्ट्रपति से संबंधित हम कुछ आर्टिकल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर आर्टिकल 52 को बोलेगा तो इसमें बताया गया है, ये प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया कि इंडिया के एक प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति होगा। इस चीज को आपको याद रखना है। आर्टिकल 53 का बोलता है कि आपका यूनियन का जो होता है एग्जीक्यूटिव जो पावर रहेगा, एग्जीक्यूटिव पावर यानी कि कार्यपालिका शक्ति जो संघ की होगी वो किसके पास होगी, आपके प्रेसिडेंट के पास होगी, ये चीज बोलता है। तो 2 आर्टिकल आपको समझ आ रहा है, अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 53 का अगर मैं बात करता हूं तो अनुच्छेद 52 का अगर मैं बात करता हूं तो ये प्रेसिडेंट का बात करता है, और अनुच्छेद 53 जो होता है 53 जो बात करता है कि यूनियन के से रिलेटेड जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसमें होगा, आपका प्रेसिडेंट के बारे में ये चर्चा करता है। तो आपका 52 होगा, 53 होगा, 54 क्या बोलता है आपका इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में वो बात करता है, यानी कि आपका निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है, ठीक है, इलेक्शन होता है, तो उसमें कौन कौन से ग्रुप रहेंगे जो वो आपके वहां पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे एज अ वोटर, तो उनके बारे में आपका 54 बताता है। इस चीज को याद रखना है। और 55 का अगर मैं बात करूंगा, आर्टिकल 55 का बात करता हूं तो आपका यहाँ पर निर्वाचन यानी कि इलेक्शन से रिलेटेड आपका याद रखना है। आपका रीति के बारे में आपका चर्चा करता है कि कौन कौन सा सिस्टम हमने कौन कौन सा मेथड हमने अपनाया है, इस चीज के बारे में आपको बताता। तो 52, 53, 54, 55 हो गया। आर्टिकल अगर मैं 56 का बात करूंगा, आर्टिकल 56 जो होता है टेन्योर के बारे में बात करता है। आपका टेन्योर यानी कि आपके कार्यकाल के बारे में बात करता है। आर्टिकल 57 का अगर मैं बात करूंगा, आपका री इलेक्शन का बात करता है, री इलेक्टेड का बात करता है, पुनः निर्वाचन का बात करता है। और आर्टिकल अगर मैं 58 का बात करूंगा तो 58 आपका क्वालिफिकेशन के बारे में, योग्यता के बारे में ये डिस्कस करता है। वो भी किसकी योग्यता के बारे में डिस्कस करेगा, आपका राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में, क्या क्या योग्यता चाहिए उसके बारे में डिस्कशन होता है। तो 58 तक का हो गया। अगर मैं 59 का बात करता हूँ, 60 का बात करता हूँ, 61 आर्टिकल का बात करूंगा तो आपको याद रखना है 69 का रिलेशन जो होता है शपथ से
शपथ से है, इस चीज को याद रखना है। ओथ से है आपका, और ये जो होता है 61 जो होता है आर्टिकल 61 का रिलेशन जो होता है महाभियोग प्रक्रिया से है, आपका इम्पीचमेंट प्रोसेस से है। अगर आपको रिमूव करना है अगर प्रेसिडेंट को उसके पोस्ट से, तो आपको कौन सा प्रोसेस चाहिए, आपका इम्पीचमेंट का प्रोसेस लगेगा, आपको याद रखना है। और अगर मैं 59 का बात करता हूं तो 59, 60 और 61 का अगर बात करते हैं, यहाँ पर 59 का अगर बात करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन यानी कि शर्तों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इतने आर्टिकल्स का रिलेशन किससे आ जाता है, आपका प्रेसिडेंट से आ जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स इसमें मैच हो रहे हैं, कौन से आपके इनकरेक्ट हैं, इसमें हम डिस्कस करते हैं। तो पहले आर्टिकल 52, क्या इसका रिलेशन इंडिया के क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से है, तो ये चीज आपको दिखाई दे रहा है, मैंने पढ़ा है अभी। आर्टिकल 52 में किसके बारे में डिस्कस किया गया है, प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस किया, तो ये आर्टिकल सही है आपका। आर्टिकल 57 अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन को बताया गया है क्या, तो आर्टिकल 57 में देखते हैं क्या पुनर्निर्वाचन बताया गया है क्या, तो ये चीज बताया गया है, तो ये भी चीज आपका ऑप्शन सही है। आर्टिकल 60 का रिलेशन क्या महाभियोग से इम्पीचमेंट प्रोसेस से है क्या, तो यहाँ पर देखते हैं अगर आर्टिकल 60 का तो ओथ एंड अफर्मेशन से आ जाएगा, आपका शपथ से और प्रतिज्ञान से इसका संबंध है, इस चीज को याद रखना है। और आर्टिकल 61 का ही संबंध किससे, आपका महाभियोग से है, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। और आर्टिकल 58 का रिलेशन राष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं, तो वहां पर दिखाई दे रहा है क्वालिफिकेशन से संबंधित है, तो आपका आंसर जो होता है जो इनकरेक्ट है वो कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो इतने सारे आपके आर्टिकल्स को, ये मोस्ट एमपी आर्टिकल्स है, ये आर्टिकल्स को आपको याद रखने हैं, और इसका आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, आपका सी इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इसी में डिस्कस करने के लिए अगला क्वेश्चन आ गया आपका, अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देता है, देखते हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट से रिलेटेड, राष्ट्रपति की समाधान शक्तियों में कौन सी शक्ति शामिल नहीं है, बोलता है कौन सा आपका, विच पावर इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रेसिडेंट्स रिजॉल्विंग पावर्स के बारे में बात करता है, क्या शॉर्टनिंग, सस्पेंशन, पॉज और डिले, तो लघुकरण की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, इस चीज को आपको याद रखना है। निलंबन की शक्ति, विराम की शक्ति, प्रविलंबन की शक्ति इनके पास है, इस चीज को याद रखना है। और विराम की शक्ति भी है, ये चीज को याद रखना है। ये जो निलंबन की शक्ति जो दिखाई दे रही है राष्ट्रपति के पास, या सस्पेंशन का जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास नहीं है, इस चीज को आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर लिखाया हुआ है अगला क्वेश्चन, क्या लिखा है, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए अहर्ताएं मतलब कि क्वालिफिकेशन, क्या क्या चीज, योग्यताएं क्या क्या चीज हो जानी चाहिए। तो पहले चीज याद रखना है, अगर मैं अहर्ताओं की योग्यताओं का अगर बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर योग्यताओं में पहले चीज याद रखना है वो भारत का क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, इस चीज को याद रखना है, भारत का नागरिक होना चाहिए। जन्म से भारत का नागरिक हो ये जरूरी नहीं है, पहले चीज क्लियर हो जाना। दूसरा चीज आ जाता है 35 वर्ष की जो आयु है, उसका एज जो होता है वो आपका पूर्ण कंप्लीट कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु। और तीसरा जो होता है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का मेंबर बनने का क्या हो, उसका योग्यता या क्वालिफिकेशन रखता हो। तो ये जो तीन आपके दिखाई दे रहे अहर्ताएं या योग्यता या क्वालिफिकेशन, ये चीज उनके या क्राइटेरिया जो होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होना चाहिए, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। क्या आप देखते हैं इसमें से कौन कौन सी चीजें, पहले मैं बताऊं भारत का नागरिक होना चाहिए, क्या यहाँ पर लिखा हुआ है क्या भारत का नागरिक, तो ये चीज सही आ जाएगा। मैंने दूसरा पॉइंट कहा था कि जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी नहीं है, तो ये चीज आपका गलत हो जाएगा। क्या उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, बोला मैं 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, यानी 36वां रनिंग हो, ये चीज को बोल सकते हैं। तो 25 वर्ष की आयु हो, तो ये चीज गलत हो जाएगा। और कौन सा आ जाएगा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो इसमें जो सही जो चीजें दिख रही क्राइटेरिया, वो दिख रहा है आपको कौन सा, फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर का आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ। क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो आ जाएगा आपका फर्स्ट एंड फोर्थ आ जाएगा। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके संसद के समक्ष राष्ट्रपति इनमें से किस प्रकार के प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट को प्रस्तुत करवाता है, इस चीज को बोल रहा है। तो कौन कौन से ऐसे रिपोर्ट्स हो सकते हैं जिसको राष्ट्रपति संसद के समीप या फिर बोल सकते हैं आपका इस प्रतिवेदन को पार्लियामेंट में रखवाने का काम करता है। तो हम देखते हैं पहला क्या चीज आएगा, बजट और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करता है, क्या इससे रिलेटेड रिपोर्ट को वो रखवाता है क्या। तो पहले चीज याद रखना, ये चीज करवाता है आपका कौन, प्रेसिडेंट करवाता है। दूसरा अगर मैं बात करूं कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग की रिपोर्ट को रखवाता है, तो कैग की रिपोर्ट किसके थ्रू जाती है पार्लियामेंट में, इस चीज को याद रखना है, तो प्रेसिडेंट के थ्रू जाती है। तो ये भी चीजें सही है, दूसरा भी ऑप्शन सही है। रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन के सिफारिशों को रखवाता है संसद में, क्योंकि संसद में रखवाएगा तभी डिस्कशन हो सकता है उसके रिकमेंडेशन पे, अदरवाइज नहीं हो सकता है। इसलिए तीसरा भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन दिया है आपका किसका, रिपोर्ट ऑफ द बैकवर्ड क्लास
कमीशन के बारे में बात करता है, ओबीसी कमीशन के बारे में बात करता है, क्या इसकी रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखा जाता है, तो ये भी लिखवाया जाता है। तो आपको चारों ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि चारों ऑप्शन क्या है, सही है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल होता है। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब कि ऐसा कॉलेज या फिर ऐसा ग्रुप जो वोटर बनेंगे, ठीक है, जो वोट देंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, इस चीज को बताना है। तो आपको सिंपल फंडा याद रखना, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं। निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य ही क्या करते हैं, आपके पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि आपके नॉमिनेटेड मेंबर का कोई भी रोल नहीं होता है। मनोनीत सदस्यों का कोई भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं होता, इस चीज को याद रखना है। तो जहां जहां पर अब इसमें क्या चीज याद रखना है, पार्लियामेंट की अगर बात करता हूं, संसद का मैं बात करता हूं, संसद का अगर बात करता हूं तो आपको याद रखना है लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के क्या आपके इलेक्टेड मेंबर ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, नॉमिनेटेड मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पहला चीज ये क्लियर हो गया कि दोनों जो हाउस है, दोनों जो सदन है, उसके जो निर्वाचित सदस्य है वही इसमें भाग लेंगे। तो पहला चीज ये क्लियर हो गया। दूसरा चीज, क्या राज्य विधानमंडल या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ पर भी आ रहा है स्टेट लेजिस्लेचर के आपके नॉमिनेटेड मेंबर जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कौन करेंगे, इलेक्टेड मेंबर। तो स्टेट लेजिस्लेचर के यानी कि राज्य विधानमंडल के अगर बात करूंगा तो आपको याद रखना कि कौन सा सदस्य भाग लेंगे, निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेंगे। दूसरा चीज याद रखना है, यहाँ पर जो होता है आपका दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी, इनको भी पार्टिसिपेशन दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पर से डिस्कस करते जाएंगे तो पहला चीज क्या लिखा है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो ये चीज सही आ जाएगा, क्लियर आ जाएगा। राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो ये भी चीज सही आ जाएगा। संसद के किसी एक सदन के निर्वाचित सदस्य, तो ये गलत आ जाएगा। केवल राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, ये भी गलत है। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का बात किया गया क्या, मैंने बताया अभी दिल्ली और पुडुचेरी दोनों की विधानसभा का बात करना है, तो ये भी चीजें गलत हो जाएगी। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य, तो मैंने बताया था नॉमिनेटेड मेंबर तो आना ही नहीं है, ये गलत हो गया। अगला 7 का राज्य विधानमंडल के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य, ये भी गलत हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आएंगे, तो ये सही आ जाएगा। तो आपका आंसर सही जो हो रहा है 1, 2 एंड 8 हो रहा है। यहाँ पर आप ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है 1 to 8, यही इसका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन। क्लियर। आगे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, राष्ट्रपति शपथ लेता है। राष्ट्रपति क्या का शपथ लेता है, तो इसको देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या का शपथ लेता है, अब देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित, मैं बताया था से रिलेटेड अगर आर्टिकल का मैं बात करता हूँ, आर्टिकल का अगर मैं बात किया हूं तो आर्टिकल कौन सा आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। इस चीज को याद रखना है। 60 का रिलेशन किससे, आपका शपथ से है, शपथ या प्रतिज्ञा से, अफर्मेशन से है, आपका शपथ या प्रतिज्ञान से है। इस चीज को आपको याद रखना है। शपथ और प्रतिज्ञान में क्या अंतर है, जनरली या सामान्यतः हम जानते हैं कि शपथ किसी भी चीज का को बेस मान के लिया जाता है, जैसे कि मैं भगवान को मानते हुए शपथ लेता हूं, ऐसा उसको शपथ बोला जाएगा। और प्रतिज्ञान में वो चीज रोल नहीं होता है, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपका शपथ या प्रतिज्ञा राष्ट्रपति ले सकता है, इस चीज को बताया गया आर्टिकल 60 में, अनुच्छेद 60 में बताया गया है। और किस टाइप का शपथ लेता है, तो पहले चीज देखता है टू प्रोटेक्ट द सिटीजन, तो इसकी शपथ नहीं लेता है। शपथ लेता है वो कॉन्स्टिट्यूशन और आपका लॉ का शपथ लेता है, तो आपका याद रखना टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये चीज सही आ जाएगा। और टू प्रोटेक्ट द लॉ, ये भी चीज सही आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 2 and 3, तो 20 का आंसर आ जाएगा। क्लियर, आगे समझ में। तो शपथ से रिलेटेड आर्टिकल 60 को आपको याद रखना है, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। अगला चलेंगे, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित सत्य कथन क्या चीज है। तो अध्यादेश से संबंधित सत्य कथन से पहले यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। क्या राष्ट्रपति केवल संघ सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है, यूनियन लिस्ट से रिलेटेड, राष्ट्रपति मतलब कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड आपका अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है क्या, और राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल में आपका नेशनल इमरजेंसी में लगा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है क्या। तो ये 3 ऑप्शन से पहले हम समझ लेते हैं कि अध्यादेश होता क्या चीज है। तो आपको अध्यादेश का अगर मैं बात करूंगा तो अध्यादेश का संबंध जो होता है अनुच्छेद आर्टिकल 1 to 3 से है।
ये 1 2 3 का रिलेशन जो होता है प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस से है, अध्यादेश से है, इस चीज को याद रखना है। अगर मैं गवर्नर का बात करता हूं तो यही आर्टिकल क्या हो जाएगा, 213 हो जाएगा। आर्टिकल कौन सा हो जाएगा आपका, 213 हो जाएगा। अब आर्टिकल 1 2 3 का बात करते हैं, अध्यादेश ऑर्डिनेंस का बात करते हैं। तो ऑर्डिनेंस जारी कब होता है, इस चीज को याद रखना है, जब सेशन ना चल रहा हो। सेशन ना चल रहा हो, सेशन ना चल रहा हो तो सेशन किसका चलेगा भाई, सदन का चलेगा, हाउस का चलेगा। तो इसमें पहले याद रखना है, जब दोनों सेशन लोकसभा या राज्यसभा का सेशन ना चल रहा हो तो दूसरा कंडीशन आ जाएगा, या किसी भी एक सदन का, लोकसभा या राज्यसभा का सदन ना चल रहा हो तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। जब ऐसा क्रिटिकल कंडीशन बन गया है कि उनको कोई ना कोई लॉ बनाना जरूरी हो जाएगा, आपका क्विक लॉ बोलते हैं आपका, वो लाना, इमीडिएट लॉ लाना जरूरी है, तब आपका ऑर्डिनेंस लाया जाता है। तो ऑर्डिनेंस का जो नेचर है उस चीज को याद रखना है। उसका नेचर जो होता है आपका टेम्पररी होता है। कैसा होता है आपका, टेम्पररी होता है, इस चीज को याद रखना है, अस्थायी होता है। दूसरा चीज, ऑर्डिनेंस जो होता है बताया, जब ये सेशन नहीं चल रहा होगा तब की बात करेंगे, तो ये चीज को याद रखना है। ऑर्डिनेंस से रिलेटेड बात को याद रखना है। अगर ऑर्डिनेंस, ऐसा ऑर्डिनेंस लाया गया है कि वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, तो वो ऑर्डिनेंस को क्या कर दिया जाएगा, लैप्स माना जाएगा या फिर वॉइड माना जा सकता है। इस चीज को भी याद रखना है। ऑर्डिनेंस से रिलेटेड और क्या मैटर है, तो हमारे पास 3 लिस्ट है आपका, यूनियन लिस्ट आ जाएगा, स्टेट लिस्ट का बात करते हैं और कॉन्करेंट लिस्ट का बात करते हैं। 3 लिस्ट का बात करेंगे, आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का। तो संघ सूची के संबंध में ही आपका अध्यादेश जारी किया जा सकता है। आगे समझिए, समवर्ती सूची का बात करेंगे, कॉन्करेंट लिस्ट का अगर बात करते हैं तो उसके संबंध में भी आपका राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन राज्य सूची का जब बात करेंगे तो अगर राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा है या राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा है तो उस कंडीशन में राज्य सूची से संबंधित विषयों पर अध्यादेश या उस सब्जेक्ट मैटर पर, स्टेट लिस्ट से सब्जेक्ट मैटर पे ऑर्डिनेंस जारी करने का जो पावर है वो गवर्नर का रहेगा, ना कि राष्ट्रपति का। इन केस ऑफ राष्ट्रीय आपका आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी के केस में अगर मैं बात करूंगा तब के केस में बोल सकते हैं कि राज्य सूची के विषय में भी अध्यादेश जारी कर सकता है। इस चीज को आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर याद रखना, एक चीज याद रखना है कि बार बार अध्यादेश जारी करने को असंवैधानिक बोला गया है, असंवैधानिक बोला गया है। इस चीज को याद रखना है। क्लियर हो गया इस चीज को। अब यहाँ पर देखते हैं, हम ऑप्शन में चलते हैं। इस ऑप्शन में चलेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि राष्ट्रपति केवल संघ सूची के विषय में अध्यादेश जारी कर सकता है क्या। यहाँ पर जो टर्म्स यूज किया है ओनली, तो ओनली वाला केस मैटर खत्म हो जाता है। ओनली अगर नहीं लिखा रहता तो कर सकता था। राष्ट्रपति समवर्ती सूची के संबंधित विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है, ये बात सही है। और राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के संबंध में भी अध्यादेश जारी कर सकता है। तो 2 और 3 सही है, फर्स्ट गलत है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, आपका सी इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्या निम्न संवैधानिक पदाधिकारी में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट का अगर बात करेगा तो कौन कौन से, पीएम को अपॉइंट भी कौन करता है, प्रेसिडेंट। याद रखना है आपको। हाई कोर्ट के जो जज है उसको भी अपॉइंटमेंट का काम कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। अटॉर्नी जनरल यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट करने का काम कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। और गवर्नर को भी अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। तो ये चारों के चारों जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, चारों के चारों जो पोस्ट हैं उस पोस्ट में अपॉइंटमेंट का काम जो रहता है वो किसका रहता है, प्रेसिडेंट का रहता है। इसमें जो होता है आपका ऑल ऑफ द एबोव सही होगा, क्योंकि 1 2 3 4 सभी का अपॉइंटमेंट कौन करता है, आपका प्रेसिडेंट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसी में बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद में रखवाने का काम कौन करता है। तो वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद में रखवाने का काम कौन करेगा। तो अभी बात किया गया था, रिकमेंडेशन जो दिया जाता है फाइनेंस कमीशन का, उस रिकमेंडेशन को पार्लियामेंट में रखवाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, किसके थ्रू किया जाता है। तो आंसर आएगा आपका क्या, प्रेसिडेंट ही इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पर बात हुआ है वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का, तो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल को याद रखना है। आर्टिकल कौन सा आपका 280 है, फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल। और फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल में क्या चीज बोला जाता है कि ये केंद्र यानी कि सेंटर
और राज्य के मध्य में करों का क्या करता है, बंटवारा करता है। कर जितने टाइप के, टैक्सेस जितने टाइप के होंगे उसका क्या करता है, डिवीजन करता है केंद्र में और राज्य में, क्योंकि हमको पता है कि टैक्स डायरेक्ट टैक्स भी होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स भी होते हैं। ये बंटवारे का जो काम है वो कौन करता है, आपका वित्त आयोग करता है। इस चीज को आपको याद रखना है, वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल 280 को याद रखना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका सी आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसी में बात करते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो हटाया जा सकता है कि कैसा, कौन सा प्रोसेस है जिससे पद से हटाया जा सकता है। पहला चीज याद रखना है, उपराष्ट्रपति के बारे में बात किया गया। उपराष्ट्रपति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का आपका क्या होता है, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है, यानी कि आपका पदेन सभापति होता है। पहला चीज ये क्लियर हो गया, राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। तो जब इनको रिमूव करने का जो प्रोसेस अगर चलाना पड़ेगा तो पहले हम प्रिफर करेंगे या प्रायोरिटी देंगे किसको, राज्यसभा में। पहला चीज तो ये दिमाग में आप लोगों को बैठा लेना है कि राज्यसभा में इसका प्रोसेस जो होता है, आपका इनिशियल जो प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाएगा कहाँ पर, राज्यसभा में। तो क्या लोकसभा के सदस्यों के द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा जिस पर राज्यसभा क्या हो, सहमत हो, तो ये चीजें गलत आ जाएगी। पहला प्रोसेस चला क्या, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव, प्रपोजल लाया जाता है मेजोरिटी से, और जिस पर लोकसभा को क्या दिखानी पड़ती है, सहमति अगर दिखा दिया, तो उस समय उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो आपका जो ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है वो चीज आपका सही हो जाएगा, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रधानमंत्री के पद का संबंध किससे है। तो हमने अभी डिस्कस किया था, प्रधानमंत्री के पद का संबंध का बात किया था। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंट कौन करता है प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री क्या होता है, अपॉइंट होता है, नियुक्त होता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, पहला नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित है, मनोनीत प्रक्रिया से संबंधित है, निर्वाचित प्रक्रिया से संबंधित या सभी से संबंधित है बोल रहा है। तो इसके लिए आपको याद रखना है कौन सी प्रक्रिया, इसके लिए द अपॉइंटमेंट प्रोसेस है। इस चीज को आपको याद रखना है, किसके लिए, प्रधानमंत्री के लिए आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका ए इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 13 में बात करें, निम्न में से कौन सा पद संविधानेतर है। संविधानेतर यानी कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन आ जाएगा। इसका मतलब क्या, संविधानेतर का मतलब जिस पद के बारे में, जिस पोस्ट के बारे में आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है उसके बारे में आपको बताना है। तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में मेंशन है क्या, बिल्कुल मेंशन है, आपका आर्टिकल में मेंशन है, इस चीज को याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर के बारे में मेंशन, इस चीज को याद रखना है। उसके बाद प्रेसिडेंट के बारे में मेंशन है क्या, ये भी मेंशन है। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में ये भी मेंशन है। बट उप प्रधानमंत्री यानी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पर भी कोई भी चीजें मेंशन नहीं किया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका संविधानांतर पद का बात करेंगे तो डी इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसी में ही बात करते हैं हम, इसमें बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन मंत्रिपरिषद का कार्य करती है। मंत्रिपरिषद कार्य करती है सामूहिक उत्तरदायित्व में, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। इस चीज को आपको याद रखना है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी या इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अगर बात करेगा, या तो दोनों का बात करता है क्या, तो आपको याद रखना है मंत्रिपरिषद का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो किस टाइप का होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। यानी कि एक मंत्री का गलती तो सब मंत्री का गलती माना जाएगा, इस चीज को याद रखना है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बेस पे मंत्रिपरिषद कार्य करती है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका आंसर हो जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना है। क्लियर हो गया इतना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री श्रेणी में इनमें से किसके अंतर्गत आते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, यानी कि आपके इंडिपेंडेंट चार्जेस वाले मंत्री। तो आपको याद रखना है जो कैटेगरी है मिनिस्टर्स की, वो 3 कैटेगरी होती है। पहला आ जाएगा आपका कैबिनेट मिनिस्टर का कैटेगरी हो जाएगा, दूसरा मिनिस्टर ऑफ स्टेट का आ जाएगा, एक होता है आपका डिप्टी मिनिस्टर का केस होता है। तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट में आते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के अंडर में कौन सा आ जाएगा, इंडिपेंडेंट चार्ज वाले जो कैटेगरी होती है वो इसी के अंडर में आती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका बी यानी कि राज्य मंत्री इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं इसी में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में लिखा है उपराष्ट्रपति के कार्य क्या है। पहला चीज याद रखना है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। और दूसरा चीज याद रखना है कि अगर प्रेसिडेंट अब्सेंट है, ठीक है, तो उसके जगह में कौन काम करता है, आपका वाइस प्रेसिडेंट काम करता है। तो पहला तो काम पता चल गया कि ये कार्यकारी, या आपका याद रखना एक्टिंग प्रेसिडेंट, एज
एक्टिंग प्रेसिडेंट काम कर सकता है, दूसरा राज्यसभा के सभापति के रूप में भी काम कर सकता है। तो इसका दोनों काम हो सकता है। सी इसका आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्लियर हो गया? इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसी में बात करते हैं आगे क्वेश्चन में। तो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का नेतृत्व करने वाला होता है, तो आपका इंटरनेशनल फोरम्स पे भारत का नेतृत्व करने वाला कौन होता है? रिप्रेजेंटेटिव का बात करेंगे, और किनके नाम से ये काम होता है वो चीज का बात करेंगे। तो अगर यहाँ पर बात करते हैं तो हम जानते हैं आपका प्रधान राष्ट्रपति का मैटर नहीं आएगा, ना ही उप प्रधानमंत्री का, ना ही उपराष्ट्रपति का मैटर आएगा। तो आपका जो यहाँ पर इंटरनेशनल फोरम्स पे लीडरशिप करने वाले कौन आ जाएंगे? आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया आपका? 18 का अगर बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है मंत्रिपरिषद का कार्यकाल का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो मंत्रिपरिषद के टेन्योर के बारे में किसमें बताया गया है, ये चर्चा करते हैं। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर जितने भी आपके आर्टिकल्स दिए हुए हैं उसका रिलेशन आपका 75 से तो आपको लोगों को दिखाई दे ही रहा है। तो 75 का हम आर्टिकल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। कितने सब क्लॉज हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 सब क्लॉज का अगर बात करेंगे 75 के, तो 75 का एक जो होता है अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है, नियुक्ति के बारे में बात करता है। तो नियुक्ति के बारे में क्या बात करेगा, इस चीज को आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं, राष्ट्रपति जो होते हैं, वो किसको अपॉइंट करते हैं? आपका पीएम को, यानी कि प्रधानमंत्री को अपॉइंट करते हैं। और प्रधानमंत्री की सलाह पे अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने का काम भी कौन करते हैं? आपके प्रेसिडेंट करते हैं। तो अपॉइंटमेंट के बारे में, नियुक्ति के बारे में 75 का एक यानी 75 का सब क्लॉज 1 उपखंड 1 बताता है। 2 का अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो 2 का अगर मैं बात करूंगा तो ये बताता है ड्यूरिंग द प्रेजर के बारे में, ड्यूरिंग द प्रेजर के बारे में बताता है। प्रसाद पर्यंत पद के बारे में बताता है कि जो भी मिनिस्टर्स का जो पद है वो प्रसाद पर्यंत है, यानी कि इन मिनिस्टर्स को किसी भी समय में राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा या रिमूव किया जा सकता है उनके पोस्ट से। इनका कोई भी टेन्योर फिक्स नहीं होता है, इस चीज को भी याद रखना है। लेकिन जनरली हम सामान्यतः क्या देखते हैं कि राष्ट्रपति कब हटाएगा? जब प्रधानमंत्री उनको एडवाइस देगा कि भैया मेरे को ये मिनिस्टर का काम पसंद नहीं आ रहा तो इसको हटा दीजिए, तब जाके कौन हटाएगा? आपका राष्ट्रपति हटाएगा। इसका मतलब ये है कि ये प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, स्वविवेकी शक्ति नहीं है, ये अपने मन से प्रेसिडेंट इनको हटा नहीं सकता है। ये 75 का 2 आ गया। तो अब 75 का अगर 3 का बात करूंगा तो 75 का 3 जो होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात करता है। किसका बात करता है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात करता है। इस चीज को याद रखना। सामूहिक उत्तरदायित्व का बात करता है, अभी हमने डिस्कस किया इससे रिलेटेड, उत्तरदायित्व का बात करता है। तो मंत्रिपरिषद जो होता है लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व रखेंगे, इस चीज को आपको याद रखना है। 75 का जो 4 है, 5 है और 6 है, इसका अगर बात करेंगे 75 का 4 जो होता है आपके शपथ के बारे में बात करता है, ओथ के बारे में बात करता है कि ओथ मिनिस्टर किसके सामने लेंगे, इस चीज का बात करता है। 75 का 5 जो होता है आपका टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बात करता है कि कोई जो होता है पार्लियामेंट्री मेंबर का बन सकता है और पार्लियामेंट्री मिनिस्टर बना है तो आपका इसमें आपके टर्म्स के बारे में बात करता है। टर्म्स क्या चीज होगा कि अगर कोई आपका मेंबरशिप नहीं लिया है तो 6 महीने का उसको टाइम दिया जाता है कि मेंबरशिप ले ले, सदस्यता उसको ग्रहण कर ले। 75 का जो आपका 6 है आगे ये बताता है आपका वेतन और भत्ते के बारे में बताता है, वेतन और भत्ते के बारे में बताता है कि इनको जो होता है वेतन और भत्ते, सैलरी और अलायंस कहाँ किससे दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है इसका रिलेशन जो होता है शेड्यूल आपका किससे, आपका 2 से, आपका अनुसूची 2 से है, इस चीज को भी याद रखना है। और इसके वेतन आपका सैलरी और अलायंस के बारे में जो डिसाइड करेंगे वो संसद विधि के द्वारा डिसाइड होता है। किसके द्वारा? संसद विधि यानी पार्लियामेंट्री लॉ के थ्रू ये डिसाइड किया जाता है कि कितना सैलरी और अलायंस होगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 75(1) नियुक्ति से संबंधित है। ये मंत्रिपरिषद के टेन्योर के बारे में मैं बात की तो टेन्योर कोई भी फिक्स नहीं है और इनको रिमूव किया जाता था। ये किस में बताया मैंने? 75 के 2 में बताया। इनका जो पोस्ट है ड्यूरिंग द प्रेजर वाला पोस्ट है और प्रेसिडेंट इनको किसी भी टाइम में आपका प्राइम मिनिस्टर के सलाह पे हटाया जा सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कौन सा? 75 का 2 इसका आंसर आ जाएगा, बी इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मंत्रिपरिषद का आकार इनमें से किन किन कारकों के आधार पर निश्चित किया जा सकता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। किस आधार पर मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो उसको या साइज को बोलेंगे आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, वो आपका क्या किया जाएगा? डिटरमाइन किया जाएगा। किस बेसिस पे? उसका बात करता है। तो क्या? बेस्ड ऑन द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट,
दूसरा ऑप्शन बेस्ड ऑन द फॉर्म ऑफ द आपका कोलेशन, बेस्ड ऑन द आपका फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और बेस्ड ऑन द वेराइटी ऑफ द फंक्शन। तो इसमें अगर देखेंगे कि आप बेस्ड ऑन द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट या सरकार के स्वरूप के आधार पर होता है क्या, तो एक चीज को याद रखना, ये चीजें सही है। दूसरा, गठबंधन के स्वरूप के आधार पे भी हो सकता है क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, क्योंकि गठबंधन यानी कि एक से ज्यादा पार्टी जब एक साथ मिलके बन जाए, सरकार बना रही है, तो उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे होंगे वो पार्टी डिसाइड करेगी। तो ये भी चीजें सही है। सरकार के कार्य के आधार पे ये भी चीज सही है, और कार्य की विविधता के आधार पे आपके वेराइटीज के आधार पे इस चीज को भी याद रखना, ये भी चीजें सही है। तो इसका ऑप्शन मंत्रिपरिषद के जो आकार है, साइज है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वो किस बेसिस पे आपका डिटरमाइन किया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है 1 2 3 4, इसका डी जो आंसर आ जाएगा वो चीज आपका सही होगा, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसी में आगे क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ क्या, राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के बारे में बात करेंगे, किसके, प्रेसिडेंट का बात करते हैं। प्रेसिडेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के बारे में बात करते हैं। तो आप अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के बारे में बात करेंगे तो हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन का, किसका, एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी कि किसका बात करेंगे, प्रशासन का बात करते हैं। तो क्या किसी प्रशासन से रिलेटेड कोई वर्क या ड्यूटी है क्या प्रेसिडेंट का, उसका डिस्कस करेंगे। तो पहले लिखा ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स शैल बी डन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। पहले चीज आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट के नाम से ही हमारे भारत देश में जितने भी कार्य होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं, वो किसके नाम से होंगे, प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं। लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल प्रेसिडेंट नहीं होगा उस काम के लिए, इस चीज को भी याद रखना। तो पहले चीजें ये सही है। दूसरा चीज, राष्ट्रपति को प्रशासन संबंधी नियम विनियम बनाने का अधिकार होता है क्या, उससे रिलेटेड रूल और रेगुलेशन बनाने का अधिकार है, तो ये भी चीजें सही है। थर्ड ऑप्शन का देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रेसिडेंट ही वो हेड होता है, इस चीज को भी याद रखना है। तो तीसरा भी ऑप्शन सही है। तो 1 2 और 3 तीनों ऑप्शन सही है। तो आपका आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, आपका बी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में चलेंगे, इसी में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में, क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं क्या राष्ट्रपति के संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति किस प्रकार की शक्ति है, क्या वो लेजिस्लेटिव पावर है, क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, क्या वो मिलिट्री है, क्या इमरजेंसी पावर है। चार ऑप्शन आपके पास है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है आपका, यहाँ पर देखना ज्वाइंट सेशन के बारे में पूछा गया है। इस ज्वाइंट सेशन से, संयुक्त अधिवेशन से संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 108 108 आर्टिकल। अब ये संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाएगा, ज्वाइंट सेशन क्यों बुलाया जाएगा, तो हमारे पास जानते हैं हाउस जो है, सदन जो है वो दो है, कितना, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा में भी बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, विधेयक लाया जा सकता है, लोकसभा राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। मान लेते हैं एक कंडीशन कि लोकसभा ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया, बिल लाया गया और वो पास होकर राज्यसभा के पास गया और राज्यसभा उसमें सहमत नहीं है और उस बिल को पास करवाना जरूरी है। तो ऐसा कोई भी हाउस के साथ हो सकता है। जब डेडलॉक का कंडीशन आ जाए, तो डेडलॉक के कंडीशन को तोड़ने के लिए, जब आपसी सहमति ना बने सदनों में, हाउस में आपसी सहमति ना बने, तो उस हाउस के सहमति को बनाने के लिए क्या किया जाता है, ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। और इस ज्वाइंट सेशन को बुलाने का जो काम रहेगा वो किसका, आपका प्रेसिडेंट का रहेगा। इस चीज को आपको याद रखना, राष्ट्रपति के द्वारा ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, इस चीज को आपको याद रखना। जब ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा तो जो जिस बिल के लिए ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा, इन केस ऑफ, ठीक है, तो वो बिल से रिलेटेड उसके बाद जब ज्वाइंट सेशन डिसाइड हो जाएगा किस दिन बुलाया जाएगा, उसके बाद उसमें डिस्कशन होना बंद हो जाएगा। जब ज्वाइंट सेशन होगा तब उसमें क्या चीज होगा, आपका जो भी आपका डिसीजन लिया जाएगा वो उसी दिन ही लिया जाएगा। अब इस ज्वाइंट सेशन में याद रखना, चेयरमैनशिप कौन करता है, अध्यक्षता कौन करता है, इस चीज को आपको याद रखना। हमेशा याद रखना आपको, संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है हमेशा लोकसभा का क्या करेगा, चेयरमैन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है, अब्सेंट है, तो लोकसभा का आपका डिप्टी चेयरमैन करेगा, आपका उपाध्यक्ष करेगा। अगर ये भी अब्सेंट है तो आपको याद रखना है राज्यसभा का आपका याद रखना है, आपका वाइस चेयरमैन करेगा, उपसभापति ही इसका क्या करेगा, आपका अध्यक्षता करेगा। इन तीनों चीजों का आपको याद रखना है। तो ये कब का कंडीशन बता रहा है, डेडलॉक का कंडीशन बता रहा है। डेडलॉक को तोड़ने के लिए, उनके सहमति जब नहीं बन रहा है दोनों सदनों में, तो उसको तोड़ने के लिए क्या बनाया जाता है, आपका संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। इसका प्रावधान जो होता है, इसका जो आपका प्रोविजन जो है आर्टिकल कौन से में किया गया है, आर्टिकल 108 में किया गया है। अब ये जो शक्ति दिख रही है, इसका कनेक्शन किससे है पहले देखते हैं। ये लोकसभा से है और ये राज्यसभा से। तो ये चीजें क्या है आपके, ये चीजें क्या आपके लेजिस्लेचर है, क्या है आपके लेजिस्लेचर है, यानी कि विधायिका है। इस चीज को याद रखना है। ये क्या काम करती है विधायिका, लॉ मेकिंग का काम करती है, पॉलिसी मेकिंग का काम करती है।
आपका विधि निर्माण का काम करती है, तो विधि से संबंधित आ जाएगा। तो इसका आंसर आपको दिखाई दे रहा है, आपका कौन सा आ जाएगा, आपका लेजिस्लेटिव पावर इसका आंसर आ जाएगा, ए इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया। अगला चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला लिखा धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को की वीटो शक्तियों में किस प्रकार की वीटो का प्रयोग आपका राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर लिखा है आत्यंतिक वीटो, आपका एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंशन वीटो, जेबी वीटो और नन ऑफ दिस का बात करता है। तो वीटो के ये 3 टाइप आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें से अगर बात करते हैं धन विधेयक का, तो धन विधेयक का संबंध जो होता है, रिलेशन जो होता है, 2 आर्टिकल से माना जा सकता है। पहला 109 से भी है और 110 से भी है, दोनों से आपका आर्टिकल से रिलेशन इसका है, इस चीज को याद रखना है। मेनली जो होता है आपका 110 से, इस चीज को याद रखना है। धन विधेयक किसको बोला जाएगा, मनी बिल किसको बोला जाएगा, आपको याद रखना है। एक आपका टैक्स से रिलेटेड कोई मैटर हो उसको याद रखना है। दूसरा आपका संचित निधि से अगर धन निकालना हो, संचित निधि से, ठीक है, संचित निधि से आपको धन निकालना है या जमा करना है, धन निकालना या क्या करना है, आपका जमा करना है, तो आपका याद रखना है। ठीक है, अगर आप ऋण लेना है, ऋण लेने से संबंधित आ जाएगा या देने से संबंधित आ जाएगा। और लोक लेखा निधि, लोक लेखा निधि, पब्लिक अकाउंट फंड के बारे में अगर बात करेंगे तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी बिल आ जाएगा तो उस बिल को क्या बोला जाएगा, आपका मनी बिल बोला जाएगा। मनी बिल का रिलेशन अगर बोलेंगे तो 110 को लिया जाता है और प्रोसेस का रिलेशन भी किससे है, 109 से। इस चीज को आपको याद रखना है। अब इससे रिलेटेड किसको पावर है, पहले चीज याद रखना, इस मनी बिल यानी कि धन विधेयक को मनी बिल डिसाइड कौन करता है, ये धन विधेयक होगा, ये डिसाइड कौन करता है। तो आपको याद रखना, इसको डिसाइड करने वाला कौन है, आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा का प्रेसिडेंट करेगा। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, कि एक बिल मनी बिल ही होगा या नहीं होगा, ये डिसीजन लेने वाला कौन है, आपका लोकसभा का अध्यक्ष। इसके ऊपर रहता है आपका निर्णय लेने का काम। अब यहाँ पर वीटो शक्ति का बात कर रहा है, तो वीटो शक्ति कौन सा प्रयोग कर सकता है राष्ट्रपति, कौन सा नहीं कर सकता। पहले चीज याद रखना, एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग इसमें नहीं कर सकता है प्रेसिडेंट। दूसरा अगर बात करें आपका जेबी वीटो का भी प्रयोग नहीं कर सकता, तो बच गया कौन सा, आपका सस्पेंशन वीटो का प्रयोग ही कर सकता है। कौन, आपका प्रेसिडेंट इसमें सस्पेंशन वीटो का प्रयोग कर सकता है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, इसी में अगला क्वेश्चन आ गया आपका कौन सा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति का वेतन होता है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर हम लोग नॉर्मली पढ़ेंगे तो उपराष्ट्रपति का वेतन ऐसा मान सकते हैं कि 4 लाख 4 लाख 4 लाख ऐसा बोल के, लेकिन आपको याद रखना है उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का आपका क्या होता है, आपका पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति का मतलब जो उपराष्ट्रपति बन गया वो अपने आप ही क्या बन जाएगा, राज्यसभा का क्या बन जाएगा, आपका सभापति बन जाएगा। इसी कारण इसमें पदेन सभापति यानी कि एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है। एक्स ऑफिसियो क्या होता है, आपका चेयरमैन होता है। इस चीज को याद रखना है। तो इस उपराष्ट्रपति को कैसे आपका वेतन मिलता है, कैसी सैलरी मिलती है, तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आपको याद रखना 4 लाख, लेकिन एज चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करने के लिए उसको वेतन मिलता है। उसको उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता है। किस रूप में वो काम कर रहा है, राज्यसभा के सभापति के रूप में काम कर रहा है, तब उसको वेतन कितना मिल रहा है, 4 लाख मिल रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, डी इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। उपराष्ट्रपति के वेतन से संबंधित क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन बोलता है लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए क्या आवश्यक है, किस प्रकार का मेजोरिटी आपको चाहिए। पहले चीज याद रखना है, साधारण बहुमत का बात करता है। तो साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है, आपका 50% + 1 क्या होता है, 50% + 1। दूसरा विशेष बहुमत का बात करता है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं लोकसभा का अध्यक्ष क्या होता है, पहले चीज बात करते हैं लोकसभा का अध्यक्ष क्या होता है, लोकसभा का सदस्य होता है। लोकसभा का सदस्य ही क्या बनता है, लोकसभा का अध्यक्ष बनता है। लोकसभा का अध्यक्ष जब वो बन रहा है, इस चीज को याद रखना, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा उसको रिमूव किया जाएगा, हटाया जाएगा। तो जब रिमूव किया जाएगा तो कोई ना कोई मेजोरिटी चाहिए, और मेजोरिटी चाहिए तो उसमें किस प्रकार की मेजोरिटी चाहिए इसका बात कर रहा है। साधारण मेजोरिटी से हटाया जा सकता है, तो ये चीजें नहीं आएगी, इस चीज को याद रखना है। इसमें कौन से टाइप की मेजोरिटी चाहिए, इसमें चाहिए लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए कौन सी मेजोरिटी चाहिए, विशेष बहुमत या फिर स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है। उसके बाद जब हटाया जाएगा तब एक चीज को याद रखना कि ये जो मेजोरिटी होगी कौन सी होगी, आपकी स्पेशल मेजोरिटी होगी। इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, राज्यसभा उपसभापति को हटाने के बारे में कौन सा कथन गलत है बोलता है।
पहला प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है, ये तो चीज सही है, इस चीज को याद। क्या 14 दिन पहले नोटिस आवश्यक है, ये भी चीज सही है। इस्तीफा जो होता है वो सभापति को दिया जाता है, तो ये चीज याद रखना। राज्यसभा का जो सभापति है, उपसभापति है, वो सभापति को क्या देता है, आपका इस्तीफा देते हैं। और जब इसको हटाना है तो राज्यसभा के उपसभापति को भी पता होना चाहिए, इसी का 14 दिन पूर्व उसको नोटिस दे दिया जाता है कि आपके अगेंस्ट में ये चीजें चलेगी। तीसरा चीज आ जाएगा, प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है, बिल्कुल राज्यसभा में लाया जाता है, लेकिन इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता। इस चीज को आपको याद रखना है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, आपका बी इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा कथन गलत है बोला गया, तो ये कथन गलत है। क्लियर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष कब वोट कर सकता है। पहले चीज याद रखना कि प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर होता है, पीठासीन अधिकारी होगा, वो तभी वोट कर सकता है जब उसके अगेंस्ट में कोई आपके केसेस चल रहा हो, वही आपके सदन में, हाउस में, या उसको रिमूव करने का प्रोसेस है, तो फर्स्ट वोट वो कर सकता है, पहले चीज। दूसरा चीज, अगर सदन की बात किया जाए तो सदन में जब मेंबर्स के बीच में अगर आपका वोटिंग हुआ है और वो टाई हो गया, मान लो 2 ग्रुप है, मान लीजिए एक पोजीशन पे है और एक अपोजिशन है, दोनों ग्रुप में एक चीज याद रखना कि दोनों में वोटिंग हुई और दोनों में आपका इक्वल हो गया, आपका टाई हो गया, तो टाई में जो होता है आपका कास्टिंग वोट का जो काम करेगा, किसका, आपका कास्टिंग वोटिंग का, कास्टिंग वोट का जो आपका पावर रहता है या राइट जो रहता है, निर्णायक मत कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, आपका निर्णायक मत कहा जाता है। इस चीज को याद रखना है। तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष को याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, उसको नॉर्मल आपका वोटिंग करने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। जैसे कि एक एग्जांपल कि एक बिल में वोटिंग करवाना है, तो एक बिल में जब वोटिंग करवाना है तो उसके मेंबर जो होते हैं, लोकसभा के मेंबर ही वोटिंग करेंगे। यहाँ पर लोकसभा के जो होता है चेयरमैन का एक ही बार वो वोटिंग कर सकता है, कास्टिंग वोट बस कर सकता है निर्णायक। यानी कि यहाँ पर अगर बात करेंगे लोकसभा का अध्यक्ष कब वोट कर सकता है, हमेशा नहीं कर सकता है, कभी नहीं, ये भी नहीं कर सकता है, लेकिन किस कंडीशन में कर सकता है, टाई होने पर ये किया जाता है, और सिर्फ यही कंडीशन है जिसमें ये वोटिंग कर सकता है। इसी कारण इसको क्या बोला जाता है, कास्टिंग वोट कहा जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27। राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा त्यागपत्र दिए जाने पर जाने की स्थिति में वह त्यागपत्र किसे संबोधित किया जाता है, तो आपको याद रखना है। राज्यसभा का उपसभापति जो होता है वो किसको, आपको राज्यसभा का उपसभापति सभापति को क्या करेगा, आपका संबोधित करके क्या देगा, आपका त्यागपत्र देगा। तो इसका आंसर सीधा क्या आ जाएगा, राज्यसभा के सभापति को, सी इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, आपका 28 आ गया, 28 नंबर का। लोकसभा का अध्यक्ष का कार्यकाल किससे सीमित किया जाता है। तो एक चीज याद रखना है, लोकसभा के अध्यक्ष का जो कार्यकाल है, टेन्योर का अगर मैं बात करता हूं, तो लोकसभा, अगर मान लीजिए लोकसभा का चुनाव अभी हो रहा है, तो लोकसभा के चुनाव में नई सरकार आएगी और नई सरकार के आते तक वो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करता रहेगा। तो कब तक करता रहेगा, जब तक लोकसभा भंग ना हो जाए, इस चीज तक। तो इसमें यहाँ पर अगर ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो ये पहले दिखा 5 साल निश्चित है कि इसका, तो 5 साल इसका निश्चित नहीं है। दूसरा, लोकसभा के भंग होने तक ये आपका लोकसभा का अध्यक्ष का कार्यकाल रहेगा, तो ये चीज ऑप्शन सही है। तो इसका जो होता है क्वेश्चन नंबर आपका 28 का जो आंसर आ जाएगा वो बी आंसर आ जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका कौन सा, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लोकसभा के अध्यक्ष मतगणना में भाग क्यों नहीं लेता है। क्यों भाई, क्यों मतगणना में भाग नहीं लेगा, ठीक है। यहाँ पर याद रखना है क्या चीज के बारे में बात करते हैं, इम्पार्शियलिटी। तो पार्शियलिटी ना हो, ठीक है, किसी के साथ पार्शियलिटी ना हो, क्योंकि देखिए लोकसभा का अध्यक्ष बनने से पहले वो क्या है, आपका लोकसभा का सदस्य, यानी कि किसी ना किसी पार्टी से बिलोंग करता है, किसी ना किसी पार्टी का वो मेंबर होगा। तो जब वो लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में काम करेगा तो वो निष्पक्ष डिसीजन करने के लिए ही काम करेगा, कि किसी भी पार्टी विशेष के लिए वो डिसीजन नहीं करेगा। जब वो उस पोस्ट में प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनेगा, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनते ही वो उस, भले ही वो पार्टी किसी न किसी पार्टी से रिलेट करता रहेगा, लेकिन वो जब आपका डिसीजन देगा तो वो निष्पक्ष होकर डिसीजन देगा। इसी कारण यहाँ पर अगर ऑप्शन में देखते हैं तो अगर मतगणना में हिस्सा इसलिए क्यों नहीं लेता, तो यहाँ पर बात होती किसकी, निष्पक्षता की बात हो रही है। आपको याद रखना है इम्पार्शियलिटी की बात होती है, टू मेंटेन द इम्पार्शियलिटी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका ए इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का सचिवालय और चुनाव आयोग, इसकी बात कर रहे हैं। पहले चीज याद रखना, प्रोटेम स्पीकर होता कौन है।
तो लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर का बात किया। जैसे कि नई सरकार आई, नई सरकार में मेंबर्स बनेंगे, लोकसभा के राज्यसभा के मेंबर बने। अब उन्होंने पहली जब बैठक होगी, लोकसभा की पहली बैठक हो रही है, तो उसमें जो सदस्यों को शपथ दिलाने का जो काम करेंगे वो करेंगे प्रोटेम स्पीकर। अब प्रोटेम स्पीकर उन्हीं में से वरिष्ठतम जो सदस्य होंगे, जिनका एक्सपीरियंस ज्यादा है, ना कि एज ज्यादा, एक्सपीरियंस जिनको ज्यादा है उनको प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाएगा। वो प्रोटेम स्पीकर क्या करेंगे, सदस्यों को क्या करेंगे, शपथ दिलाने का काम करेंगे। लेकिन इस प्रोटेम स्पीकर को बनाने का काम कौन करेंगे, इस प्रोटेम स्पीकर को बनाने का काम कौन करेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा ये चीज किया जाएगा। क्या आपके ऑप्शन में यहाँ पर दिखाई दे रहा है राष्ट्रपति? तो पहला ही ऑप्शन लिखा हुआ है आपका प्रेसिडेंट का लिखा हुआ है। तो प्रोटेम स्पीकर को कौन अपॉइंट करता है, तो एक चीज याद रखना, कौन अपॉइंट करेंगे, आपके प्रेसिडेंट ही इसको अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन 30 हो गए। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। बने रहिए आप डेली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।